नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। अभी 2 दिन पहले 1 महीना पूरा हुआ इजराइल का ईरान पर हमले का और इसके बाद अब दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हमने युद्ध जीता और सामने वाले ने युद्ध हारा। लेकिन इन सब की चर्चा की जाए उसके बीच ये भी समझना होगा कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जो कि सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती पूरी दुनिया की, उसने इसमें क्या किया, उसके हाथ क्या आया, उसकी जीत हुई या उसका फेलियर हुआ, इसी मसले पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि मोसाद का फेलियर रहा या मोसाद ने बहुत कुछ हासिल कर लिया। अंकुर जी। थैंक यू पुनीत। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हमें मोसाद को समझना पड़ेगा कि क्या मोसाद 15 दिन पहले एक्टिव हुई या 1 महीना पहले एक्टिव हुई ईरान में। ऐसा नहीं है। मोसाद करीब करीब 16-17 सालों से एक्टिव थी, जो डेटा कहता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसकी सक्सेस को माने कि सक्सेस क्या है, तो इसमें मिला जुला है। कुछ चीज़ों में उन्हें सफलता भी मिली जिसकी चर्चा इंटरनेशनल लेवल पे हुई, और कुछ बातों में ये भी मान सकते हैं कि मोसाद अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव थे, वो पूरे नहीं कर पाया। अब स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि भाई वो ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते थे। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव उनका ये था। यानी कि जो 1979 से जो मौजूदा रिजीम है, जो एक तरह से खुमैनी और उसके बाद खुमैनी और फिर आयतुल्लाह खामनेई, इनका जो पूरा शासन चला है पिछले करीब करीब 40-50 साल हो चुके हैं, तो इसको वो चेंज नहीं कर पाई, और ये एक बड़ा फेलियर है। दूसरा बड़ा फेलियर ये था कि आपने सब कुछ किया, आपने उनके जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको निशाना बनाया, आपने उनका पूरा डेटा चुराया, आपने उनके जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं जो न्यूक्लियर प्लांट्स में चलते हैं, जो एक तरह से अब इलेक्ट्रॉनिकली चलते हैं, उसको भी सैबोटाज किया। तो ये सब करने के बावजूद क्या हुआ? स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव क्या थे? स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई ईरान में जो खामनेई है अभी भी हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स पे आपको फाइनली बॉम्ब डालने पड़े, B2 बॉम्बर डालने पड़े अमेरिका को, और प्लांट्स अभी भी इंटैक्ट हैं। मैं इंटैक्ट इन द सेंस कि अभी भी नुकसान हुआ है उनको, लेकिन पूरी तरह तबाह और बर्बाद तो नहीं हुए। और तीसरी बात ये है कि ज़मीन के अंदर थे, तो जो बड़े ऑब्जेक्टिव थे वो उस तरीके से पूरे नहीं हो पाए। लेकिन मोसाद को लेके एक पूरी दुनिया में रोमांस होता है। वो रोमांस ये है कि अगर दुनिया की कोई एक ऐसी एजेंसी का मुझे नाम बताए जिसके जो एजेंट्स हैं या जिनकी जो काबिलियत है वो सबसे शानदार बेहतरीन होती है, तो उसमें लोग मोसाद का नाम लेते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स वो हासिल नहीं कर पाई। इसका झटका तो ज़रूर है, कहीं ना कहीं रंज है मोसाद के अंदर भी कि भाई बड़े ऑब्जेक्टिव तो हम हासिल नहीं कर पाए, छोटे छोटी सफलताएं तो मिलती रही। शुरुआती तौर पर जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो काफ़ी नुकसान हुआ, उसके परमाणु बेस पर भी कुछ अटैक हुए। ये कहा गया कि वहाँ पर इजराइल ने एक अपनी ड्रोन फैक्ट्री स्थापित कर दी थी और उसके बाद लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये ईरान की है, इजराइल की है, इजराइल के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। बड़ा काम किया नो डाउट मोसाद ने, लेकिन एक चीज़ तो है कि वो इस बात को भांप नहीं पाए कि ईरान रिटेलिएट किस तरीके से कर सकता है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ दिन के बाद इजराइल को नुकसान होता चला गया लगातार। चाहे वो तेल अवीव की बात हो या दूसरी जगह की बात हो, वहाँ पर लगातार हमले होते रहे और मिसाइलों की बौछार ऐसी हुई कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी उसमें उसको संभालने में फेल साबित हुआ। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ा एक फेलियर ये भी था कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल आई, जिनको जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया, वो लगातार आती रही। उनके आपने लॉन्चर्स जो थे वो नष्ट करने थे, उसके लिए आपने एयरफोर्स यूज़ करी, इजराइल की मैं बात कर रहा हूँ। बट हाइपरसोनिक की ताकत रखना ईरान के पास वो एक सरप्राइज़ था, ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए, कि कैसे ईरान ने
चोरी चोरी छुपके अपना हाइपरसोनिक प्रोग्राम चालू रखा और जो उनकी मिसाइल थी वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करते हुए तेल अवीव जैसे एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में वहाँ पर पेनिट्रेट कर पाई। नहीं, सबसे बड़ी बात इसमें मैं रोक रहा हूँ आपको, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ईरान ये पहले भी कहता है, ये मतलब जब थोड़ा सा टेंशन बढ़ता था तो ईरान कहता था कि हमारे पास इतना भंडार है और कोई हमारी तरफ देखता है आंख उठाकर तो हमें जवाब देने की ताकत हमारे पास है और हमें अंदाज भी आता है कि कैसे जवाब देना है। और इसको शायद हवाई बातें समझ रहे थे अमेरिका और इजराइल। हाँ, इतना आसान नहीं था। अब देखिए, मैं आपको कुछ एक टाइमलाइन बताता हूँ। 2009-10 में इजराइल की मोसाद एजेंसी ने एक साइबर अटैक किया। उसके बाद 2020 में मोहसिन फ़कीरज़ादे उनका नाम है, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ईरान के टॉप मोस्ट, उनका एसेसिनेशन किया। फिर उसके बाद जो तेहरान का वेयर हाउस था 2018 में, वहाँ पर जो न्यूक्लियर आर्काइव्स रखे हुए थे, यानी कि जो डेटा रखा था न्यूक्लियर का, वो उठाया। और फिर IRGC और हिजबुल्लाह के जितने भी ऑपरेटिव्स थे सीरिया में अगल बगल, और जिसमें मोहम्मद ये सुलेमानी भी की बात भी थी जो वहाँ पे इराक में मारे गए, वो सारा डेटा भी उन्होंने इकट्ठा किया और अपनी इजराइल की सरकार को दिया। लेकिन इन सब के बावजूद क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हुआ? नहीं हुआ, है ना? क्यों नहीं हुआ? और इजराइल को लास्ट में ये कहना पड़ा पूरी दुनिया को कि अगर 2 महीने हम और रह गए, यानी कि 60 दिन करीब करीब मोटा मोटा, तो ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा। तो इन सब के बावजूद मोसाद का जो ऑब्जेक्टिव बड़ा था, लार्जर ऑब्जेक्टिव था, वो पूरा नहीं हो पाया। इसमें एक बात और है कि जैसे ही ये युद्ध ख़त्म हुआ इजराइल ईरान का, उसके बाद मोसाद के जितने आदमी वहाँ पर थे, ईरान ने उनको पकड़ पकड़ के एसेसिनेट किया है, मारा है। मतलब ये है कि सुप्रीम लीडर जो हैं उन्होंने देख लिया कि नसरल्लाह को ख़त्म किया, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं कोई इनपुट जो है वो IRGC या अपने भीतर से ही कोई ऐसा खुफिया जासूस बैठा हुआ था जो पहुँचा रहा था। या इस्माइल हनिये की बात कर रहे हैं, हाँ। वो IRGC का गेस्ट हाउस। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल की मोसाद का IRGC के अंदर बड़ा एक इंट्रूजन था। मतलब IRGC अभी भी हो सकता है अब, लेकिन एक्सपोज काफ़ी हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब उतने ऑपरेटिव बचे होंगे, क्योंकि आप ये मान के चलिए कम से कम 100 से 150 लोग ईरान ने अपने एग्जीक्यूट किए हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, और वो ज़्यादातर का ताल्लुक मोसाद से या इजराइल से था। तो मुझे नहीं लगता कि अब किया होगा। बट इतनी बात तय है कि ईरान के जो मौजूदा हालात है उसमें अब मोसाद के लिए दोबारा ऐसा नेटवर्क खड़ा करना बहुत मुश्किल हो गया। सालों की मेहनत लगती है, सालों की मेहनत भी लगती है। और दूसरी बात, इजराइल का जो मॉडस ऑपरेंडी था वो भी काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुका है। लेकिन ये मान के चलो कि आप 2009 में जब पहली बार साइबर अटैक हुआ, तो 2009 से 2025 तो करीब करीब 17 साल, यानी कि मोसाद ने अपना जाल तो अच्छे से बिछाया था, प्लस 17 साल तक मोसाद ईरान के अंदर अपना काम कर रही थी। लेकिन उसको जो सफलता मिली वो छिटपुट थी, वो इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली कि जो उसका बड़ा ऑब्जेक्टिव था उसको बंद करे, यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम या रिजीम चेंज। अब आयतुल्ला खामनेई तो अभी भी है, सत्ता में है। उनको भी मारने की बात सामने आई थी, उनको मारने की बात हुई, उनके मूवमेंट्स को बताया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं, अब सच्चाई कितनी है ये नहीं मालूम, कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी दावा किया कि भाई इजराइल तो मारने वाला था, मैंने मना कर दिया। नहीं, इजराइल कार्ड्स जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उनसे जब इस मामले में सवाल किया गया था तो उन्होंने ये कहा था कि हमको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये अगर युद्ध में है। दोनों बातें थी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि मैंने मना किया था, काज़ ने कहा था कि भाई हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बट मोर और लेस तो बात ये थी कि लास्ट में अटैक नहीं हुआ, उसकी वजह जो भी हो कर नहीं पाए या हुआ नहीं। मतलब अगर इजराइल ने तो किया ना, जैसे मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि भाई हमको टारगेट किया गया, राष्ट्रपति को टारगेट किया। लेकिन खामनेई ने एक सबसे बड़ी चतुराई वाली बात क्या की पुनीत, कि वो बंकर में, जिस बंकर में छुपे हुए थे, वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया। एक आदमी आता था, एक पर्ची पे कागज़ पे लिख के उन्हें बताता था कि ये है, उधर से खामनेई भी पर्ची पर लिख कर देते थे। तो ये एक सिलसिला चला। अगर वो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे होते तो शायद मुझे लगता है कि उनको निशाना बनाया जाता।
अच्छा, एक चीज़ और है कि सबसे बड़ी बात ये, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर खामनेई को मार दिया जाता, तो इजराइल का ये दावा है कि खामनेई को मार दिया जाता तो ये समस्या ही ख़त्म हो जाती। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने खामनेई ने भी तैयारी कर ली थी कि मेरे बाद कौन होगा, IRGC का कौन होगा, ये सारा उन्होंने मतलब अपने पीछे तैयारी कर ली थी कि अगर उनके ऊपर असैसिनेशन होता है तो फिर इसके बाद कौन गद्दी संभालेगा, कौन सत्ता संभालेगा। तो क्या इतना आसान है इजराइल का ऐसा सोचना, क्या ठीक है? नहीं नहीं, देखिए ये बात तो तय थी कि अगर खामनेई को निशाना बनाते और अगर उनका सपोज करो उनके ऊपर कोई भी उनके बाद की एक क्राइसिस पैदा होता कि कौन बनेगा, तो वो तो फैसला हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये बात है कि पकड़ ढीली ज़रूर हो जाती, क्योंकि खामनेई का एक बड़ा रुतबा है, एक बड़ा, वो कहते भी हैं कि वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड और बड़े नेता हैं, और पूरी दुनिया के जो शिया लोग हैं वो उनको मानते भी हैं, पूरी दुनिया से मानते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक खामनेई के बाद कोई बड़ा नेता की उतनी पहुंच या उसका उतना रसूख हो या उसकी उतनी पॉपुलैरिटी हो, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल, मतलब ये मुश्किल हो जाती। लेकिन फ़िलहाल ये बात आप मान के चलो कि मोसाद को छोटी छोटी सफलता ज़रूर मिली ईरान के मामले में, लेकिन कोई बड़ा डैमेज, उतना डैमेज नहीं कर पाए जितनी उनकी रेपुटेशन है। अच्छा, एक चीज़ और कि क्या खामनेई एक बात ये भी समझ गए थे, क्योंकि उनको ये मालूम था, ये बहुत पहले इसके मुझे याद है कि जब हम चर्चा कर रहे थे, इसका जिक्र भी हम लोगों ने किया था कि खामनेई ने कहा था कि दुश्मन बाहर जो है उसके बारे में तो हमको मालूम है, अंदर भी अगर आप सोच रहे हो कि कुछ बदलाव करने की कोशिश करोगे तो उससे भी हम सतर्क हैं। मतलब उनको ये पता था कि कहीं ना कहीं रिजीम चेंज करने की कोशिश भी की जा सकती है। बिल्कुल उनको मालूम था। देखिए ईरान में जो सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है वो भी ऐसे ही बनाया गया है। एक कुद्स फोर्स है, एक IRGC है और एक रेगुलर आर्मी है। तो आर्मी को भी उन्होंने लगभग 3 हिस्सों में बांटा है। क्यों बांटा है ऐसा? कि जो लॉयलिस्ट होंगे वो IRGC में होंगे, फिर एक कुद्स फोर्स जो बाहर ऑपरेशंस करती हैं वो कुद्स करती है। तो ये ईरान में जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो इस तरह से है कि जो लॉयल लोग हों वो खामनेई के आसपास रहें, उनके जो बड़े कमांडर हैं वो बिल्कुल, जिनको आप तोड़ नहीं सकते, वो बिल्कुल खामनेई के इर्द गिर्द रहेंगे, और जो बाकी रेगुलर आर्मी है जो लड़ाई लड़ेगी किसी भी क्राइसिस में, वो अलग है। तो अल्टीमेटली तो ये भी सच है कि खामनेई लंबे समय तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो ईरान में उनका जो रिजीम है वो चलता रहे। तो उसके लिए उनकी अलग फोर्स है, और ये मॉडल अकेले ईरान में नहीं है, ये बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में है। जो भी वहाँ पर शासक होता है, सत्ता में होता है, हुकूमत में होता है, वो अपने कुछ लॉयलिस्ट अपने चार आसपास रखता है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, सीरिया में बशर अल असद की जो रिजीम था, उसमें जो उनकी आर्मी थी, एक रेगुलर आर्मी थी और एक उनकी स्पेशल आर्मी थी जो उनके आसपास रहती थी, जो उनकी हिफाजत करती थी। तो ये जो पूरी आर्मी थी जो हिफाजत करती थी, ये उनके प्रति लॉयलिस्ट थी, और किसी भी क्राइसिस में उनको सेफ हाउस पे पहुंचाना, बाहर निकालना मुल्क से, ये सारे काम उसके थे। सद्दाम हुसैन के साथ भी ऐसा था, गद्दाफी के साथ भी ऐसा था। सब ने, गद्दाफी तो खुद अपने आप को कर्नल गद्दाफी बोलते थे, यानी कि खुद आर्मी से ही आए थे और उनके भी लॉयलिस्ट थे। सद्दाम हुसैन की भी बाथ पार्टी के कुछ लॉयलिस्ट थे। तो ये तमाम जितने भी मिडिल ईस्ट में जितने भी हुक्मरान रहे हैं, तो उनकी अपना अपना एक सिक्योरिटी अपरेटस है। देखिए पुनीत, ये भी समझिए कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा, उन पर कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी उनके दुश्मन उनको, उनके मुल्क के, उनको सत्ता से बाहर कर सकते हैं। तो वो रखते हैं इस तरह की आर्मी कि मेरे पास कम से कम 10,000, 5,000, 4,000 लोगों की एक ऐसी फौज हो जो मेरा आदेश माने। अगर फौज में बगावत भी हो जाए किसी एथनिक लाइन पे, शिया सुन्नी के नाम पे या किसी और फिरके के नाम पे, तो उससे कोई असर ना पड़े। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये शुरुआती तौर पर मोसाद को कामयाबी मिल गई, लेकिन उसका उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ। तो ये मोसाद की कामयाबी में इसे गिना जाएगा जब बुक लिखी जाएगी, क्योंकि उसके तो बहुत बड़े बड़े किस्से मशहूर हैं। तो ये उसकी बुक में कैसे लिखा जाएगा, मोसाद की हिस्ट्री को कैसे याद किया जाएगा? नहीं, ये तो देखने वाली बात है, नज़रिए की बात है। कुछ लोग तो अभी भी तारीफ़ करेंगे मोसाद की कि इतना बेहतरीन काम किया। एक ऑपरेशन ज़रूर मैं कहना चाहूँगा जो मोसाद का पूरी दुनिया में माना जाएगा, उसका लोहा
वो जो पेजर वाला था, हिजबुल्लाह पर जो पेजर अटैक था, वो एक अपने आप में एक बिल्कुल आप उसे मोसाद के इतिहास से जोड़ सकते हैं। पर अगर ईरान के मसले में मेरी अपनी राय है कि ईरान के मसले में मोसाद ने को उतनी कामयाबी नहीं मिली, वो या उतना करिश्मा नहीं कर पाई जितने की और उम्मीद नुकसान भी कर लिया अपना। जितनी उम्मीद थी। अब ये बात भी सही है कि इस ऑपरेशन के बाद या इस हमले के बाद जो लड़ाई हुई, मोसाद के काफ़ी ऑपरेटिव ईरान में मारे भी गए, यानी कि उस नुकसान के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा इस वक्त। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जैसे ही लड़ाई ख़त्म हुई तो करीब 100 से 150 जो इतने ऑपरेटिव थे मोसाद के, उनको ईरान की जो मौजूदा सरकार है, जो मौजूदा खामनेई की जो उनकी रिजीम है, उसने उनको असैसिनेट किया या सज़ा दी। तो इसका मिक्स एंड मैच है। हिजबुल्लाह वाला ऑपरेशन वाकई में कामयाब रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मौजूदा जो अभी लड़ाई हुई और फिर जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसके बारे में शायद उतनी ठोस तरीके से या जो रेपुटेशन है उसके हिसाब से मोसाद को सफलता नहीं मिली। कुल मिलाकर इज़राइल जो है उसने जब ईरान के ऊपर अटैक किया था तो उसके पीछे बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि रीढ़, वो मोसाद ही था। लेकिन मोसाद वो कमाल दिखा नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात कि जैसे जैसे युद्ध खिंचता गया वैसे वैसे इज़राइल को नुकसान ज़्यादा होता नजर आया, और लंबा खिंचता तो शायद इज़राइल के लिए बहुत ही घातक भी हो सकता था। ट्रंप भी शायद ये समझ रहे होंगे, और ट्रंप फिर बीच में आए, B-2 बॉम्बर्स आए, ये हुए, और उसके अगले दिन फिर हर तरफ शांति छा गई। लेकिन अभी भी इज़राइल ये कहता है कि ये मेरे अस्तित्व के लिए ईरान ख़तरा है, जबकि ईरान भी ये कहता है कि इज़राइल अगर हमको आंख दिखाएगा तो हम आंख निकालना भी जानते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारे ग्लोबल अड्डा को अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।